तो देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर हम पीवाई क्यूज में जाएं, कहीं तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट, मैंने कहीं तो ये सवाल देखा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं, सिटीजनशिप नहीं, अच्छा खैर नहीं है। ओके, कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो देखो, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है, वैसे हम इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं सिंस वेरी बिगिनिंग, बट इट वाज ओनली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर that the discipline of comparative politics became truly comparative, क्योंकि prior to that the focus was mainly around the study of western societies, क्योंकि उससे पहले जो बाकी दुनिया देख रहे हो, बाकी दुनिया तो कॉलोनीज थी, सो पॉइंट ही नहीं था ना। एंड इस समय जो फोकस था, फोकस वाज मेनली अबाउट कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। सो उस एक चीज को कहा जाता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। यस, स्टडी ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस which was primarily confined to Western democracies. It was descriptive and formal in nature. It was descriptive and formal in nature, and focused only on political activities. ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये मेनली आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यहाँ पे इट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू द वेस्टर्न सोसाइटीज, बट ऑल्सो द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। ठीक है, तो ये लिख लो। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, comparative politics focuses on the study of both formal and informal political institutions। जैसे कि अगर आप इंडिया में पढ़ोगे, while studying politics of India you will study about caste, but while studying suppose यूरोप, वेस्टर्न सोसाइटी, अफ्रीका, कहीं भी, वहां पे योर फोकस विल बी मोर ऑन एथनिसिटी। वेस्ट में भी एथनिसिटी या क्लास की आप बात करोगे। सो जब हम क्लास की बात करते हैं, तो इट इज नॉट अ फॉर्मल, इट इज एन इनफॉर्मल। कास्ट, जैसे कि कास्ट की बात करो या क्लास की बात करो, दे आर इनफॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। बट बाय वेरी नेचर दे आर इनफॉर्मल, क्योंकि दे आर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, बट दोज ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस नाउ हैव बिकम टू मच इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिटिकल डोमेन। ठीक है, अब आगे लिख लो। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स studies the political phenomena across the world, across the world, including post-colonial societies। Full stop। By very nature, by very nature, comma, it is analytical, investigative,
एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना। इट स्टडीज नॉट ओनली पॉलिटिकल एक्टिविटीज बट सोशल, cultural and economic factors too, which impact the political process। ठीक है। तो कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट और कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का डिफरेंस तो क्लियर हो गया। दी पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है ना। एक बात याद रखना, जब भी कॉम्पेरेटिव, चाहे आप कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल पॉलिटिक कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का क्रिटिसिज्म, आरसी मैक्राइडिस का नाम जरूर डाल देना। ठीक है ना। MACRIDIS, आरसी मैक्राइडिस का नाम डालना, क्योंकि इनका कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट का हो या ट्रेडिशनल कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का हो, सबका क्रिटिसिज्म इन्होंने दे रखा है। एक मिनट देखता हूँ एग्जैक्ट स्टेटमेंट पड़ा हुआ है क्या। अब ये तो क्रैश कोर्स है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। हाँ हाँ, आरसी मैक्राइडिस का वही स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू आरसी मैक्राइडिस, MACRIDIS, government is not the sole concern, government is not the sole concern of the study of comparative politics, full stop. It also takes into account the social and economic organizations, ideologies and value systems, historical and geographical factors, as well as parties, interest groups and the leadership structures। बेसिकली हमने जो कुछ भी बताया उसी का ये इन्होंने समरी दे दिया। as well as parties, interest groups and leadership structure। ठीक है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के केस में भी हमने देख रखा है कि देयर इज, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में यू हैव गॉट फिलोसॉफिकल आ जाएगा, हिस्टोरिकल आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल आ जाएगा, हाँ इंपीरिकल आ जाएगा। ठीक है। इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का क्रिटिसिज्म, थिंकर वगैरह सब कुछ होगा ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ ये जो आपका इंस्टीट्यूशनल है ना, हाँ लीगल इंस्टीट्यूशनल, उसी को स्ट्रक्चरल कहते हैं। हाँ अभी बताया था ना ट्रेडिशनल वो, उसमें भी कि इसी को हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। इसी में नया अप्रोच है जिसे हम कहते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है ना। जो आपका इंस्टीट्यूशनल या स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसी का जो नया है, नया वेरिएंट है, दैट इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें यू हैव गॉट मार्च एंड ऑल्सन, और भी बहुत लोग हैं लेकिन मेनली ये दोनों का नाम आता है। ठीक है ना। लीडिंग फाउंडर्स दे आर मार्च एंड ऑल्सन।
डिफरेंस क्या है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में, कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लिमिटेड स्टडी टू द इंस्टीट्यूशंस, दैट हाउ इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट, ठीक है ना। लेकिन जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्टर्स, कि ठीक है इंस्टीट्यूशंस दो इम्पैक्ट द फंक्शनिंग, बट अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस देयर आर ऑल्सो एक्टर्स। जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, बट द वे यूएस वाज बिहेविंग 2 years बैक एंड द वे यूएस इज बिहेविंग नाउ, व्हाई दैट डिफरेंस? एक्ट। इसी तरीके से जब हम न्यू स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी देखते हैं तो यही बात है ना, कि वहां भी वही बात होती है, स्ट्रक्चर्स प्लस एक्टर्स। सो यहाँ भी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में भी जो मार्च एंड ऑल्सन ने बात की है, दे हैव टॉक्ड अबाउट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज एक्टर्स, ठीक है ना। अब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में यू हैव गॉट 3 ब्रांचेस, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस फिर भी मैं बता दे रहा हूं। वन इज रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, दैट people make decision on the basis of rational choices. Next you have got cultural institutionalism, on the basis of cultural factors. And third is structural institutionalism. स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में क्या हो गया, ये बेसिकली रैशनल और कल्चरल का मिक्स आ जाता है स्ट्रक्चरल, ठीक है, ठीक है ना। ये बस, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मामला यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, मैक्राइडिस क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस लिख लो, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल अप्रोच का क्रिटिसिज्म आए ना तो मैक्राइडिस का लिख देना। मैक्राइडिस की एक बुक है, आरसी मैक्राइडिस, जो अभी मैंने नाम बताया। एक बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल रेजिम्स, पैटर्न्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मॉडर्न पॉलिटिकल रेजिम्स, पैटर्न्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये आरसी मैक्राइडिस की बुक है। वहां पे he says that the traditional approach traditional approach is essentially traditional approach is essentially non comparative, descriptive, parochial, static and monographic, full stop. Comparative study has been comparative in name only, full stop. It has largely been study of foreign governments. It has largely been study of foreign governments and formal organizations in a descriptive, hierarchical और लीगलिस्टिक मैनर, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाता है बिहेवियरलिज्म, एंड बिहेवियरलिज्म इम्पैक्टेड नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस बट आल्सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सेम रहेगा डेविड ईस्टन, ठीक है ना।
सेम है, वही जो 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स रहेंगे, बिकॉज बेसिकली पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ओनली। ठीक है ना? एंड बिकॉज ऑफ बिहेवियरलिज्म और बिकॉज ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन, देयर वेर सम न्यू अप्रोचेस दैट वी फाइंड इन केस ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। वो क्या क्या थे? सिस्टम्स अप्रोच हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो गया, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशंस अप्रोच या साइबरनेटिक्स अप्रोच भी उसे कहते हैं। उसके अलावा यू हैव गॉट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है? इसमें से जो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट 4 रह जाते हैं वो कौन कौन है? सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है? तो सिस्टम से अप्रोच का तो हमने डायग्राम देख रखा है। ठीक है? आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर। ठीक है ना? या किसी में अगर लगता है थोड़ा बहुत कंटेंट की कमी है तो जस्ट सेम ही। हाँ, क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल का? हाँ, वो तो मुझे पता ही है। आपने तो बोला था कि पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम कितना भी पढ़ लेंगे। पढ़ते रहो कहानी। ठीक है? तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल में, तो देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल का आर्ग्यूमेंट क्या था? सिस्टम्स अप्रोच का क्रिटिसिज्म, ये ऑनलाइन वाले सो रहे हैं क्या? सिस्टम्स अप्रोच वगैरह का चलो मत मांगो, मेरा क्या जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल में जब हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्हाट वाज देयर आर्ग्यूमेंट? दे आर्ग्यू, एक मिनट, इनका क्या आर्ग्यू था? दैट वेदर यू लुक एट द वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज, हर सोसाइटी में ना, हर टाइप का स्टेट में दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एंड देयर आर corresponding structures. It may so happen they are specialized or they might be diffused. That depend on the type of society. But हर एक सोसाइटी में there are specific set of functions और उसके corresponding there will be structures. And he says that on the basis of this idea we can create an universal model. So whether you talk about systems approach or structural functional approach, इनका पर्पस बस एक यूनिवर्सल मॉडल है on the basis of which societies across the world can be studied. हाँ, टेक्निक ऐसा निकालो, क्योंकि फिर इन्होंने क्या बोला सबसे पहले क्या था? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्या था सबसे पहले? पॉलिटिकल, अच्छा नहीं 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 नहीं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल एजुकेशन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन है, एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है। इसेज कि ये इस तरीके के जो फंक्शन है ना इनपुट साइड पर, ये जो 4 हैं ये हर एक सोसाइटी में होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ये करस्पॉन्डिंग बताते हैं। हाँ, कौन सा स्ट्रक्चर होता रहता है कॉम्परेटिवली। जैसे कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, आर्टिकुलेशन का काम कौन करते हैं? प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स करेंगे। एजुकेशन का काम जो भी आपके पॉलिटिक जो ये सब जो सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके काम होंगे। और इस साइड क्या बताते हैं? ये इनपुट के साइड पर हो गया। एंड यहाँ पे क्या है? लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूशन,
या लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडजुडिकेशन। ये कहां है? आउटपुट के साइड पर है। और इसके रिगार्डिंग ही सेज कि दीज आर द फंक्शंस, इसके करस्पॉन्डिंग देयर आर स्ट्रक्चर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। सो इसी के बेसिस पर दे ट्राइड टू गिव एन यूनिवर्सल आइडिया। ठीक है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, हाँ वही इनपुट और आउटपुट, क्योंकि सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए आपको उन सारी चीजों की जरूरत है। एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म में ईस्टर्न ने क्रिटिसाइज कर रखा है बैरिंगटन, क्योंकि दे एक्चुअली ट्राई टू वर्क अपॉन अ सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो दे रखा था ना, साइंटिफिक अप्रोच, तो इन्होंने उसी को देखो उसी को खोल कर रख दिया, क्योंकि उसने सिर्फ इनपुट आउटपुट की बात की। इन्होंने उसी को एक्सप्लेन कर दिया दैट इनपुट के करस्पॉन्डिंग देयर आर सम स्ट्रक्चर्स एंड आउटपुट के करस्पॉन्डिंग भी देयर आर सम स्ट्रक्चर्स। ओके। हाँ, लेकिन ईस्टर्न ने क्रिटिसाइज कर रखा है दैट इट इज ओवरली डिस्क्रिप्टिव and it does not provide any robust theoretical framework. हम्म। बाकी सिस्टम अप्रोच का तो क्रिटिसिज्म, इन सब का क्रिटिसिज्म तो वही मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कि भैया तुमने रेवोल्यूशन वगैरह का स्कोप कहाँ छोड़ा है। तुम बता रहे हो कि सारे डिमांड का लॉस बन गया, फुलफिल हो गया, देन वेयर इज द स्कोप फॉर रेवोल्यूशन, राइट। अब आपका आगे आ जाता है, वी हैव गॉट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। देखो बात है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में एक, आप लोग की कॉपी में एक बहुत बड़ा डिस्कशन रहता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किसका लिखा होता है? कार्ल मार्क्स, राइट। बट बेसिकली देयर आर टू स्कूल्स। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इट इज कार्ल मार्क्स, स्ट्रक्चरल मैटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट इंस्टीट्यूशनल वाइज हम देखें तो इट इज मैक्स वेबर। एंड बट ब्रॉडली इट इज वेबर हु हैज बीन एक्सेप्टेड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, क्योंकि उसने सिस्टमेटिक तरीका दिया है थ्रू हिज आइडियल टाइप्स एंड ऑल। जबकि आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स में देखोगे ना, हर किसी को कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अच्छा नहीं, आपके ने तो प्रॉपर किताबों से पढ़ी है ना, जो लोग नोट्स से पढ़ते हैं मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे हर बार बतानी पड़ती हैं, जैसे ग्रामसी के बारे में कि ग्रामसी स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है, ये सब चीजें मुझे बार बार बतानी पड़ती हैं। कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। हम्म। किस चीज की बात करी है? फिर बताओ। पता चल गया। तो वही बात है, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो बैठा होता है ना, ग्राम से थ्योरिटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसने स्ट्रक्चर की बात कहाँ की है? तो वही मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। उन्होंने तो कह दिया कि सुपर स्ट्रक्चर इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस, लेकिन इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ के बताया ना कि दे आर स्ट्रक्चर इन देमसेल्व्स एंड इट इज बेसिकली द सुपर, जो मार्क्स का सुपर स्ट्रक्चर है वही हेजेमनी क्रिएट कर रहा है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो दैट इज वाई थ्योरिटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने सबसे डिटेल में पढ़ा है सुपर स्ट्रक्चर का।